नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम की डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 20 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और जैसा कि आप लोग आंसर भी करते हैं, अच्छा लगता है। स्पेशली देखा जाए रोली जी, शमशेर जी हमेशा आप बहुत अच्छा आंसर करते हैं। लेकिन बाकी लोग भी, जो लोग इस वीडियो को डेली फॉलो कर रहे हैं, सेशन को फॉलो कर रहे हैं, करंट अफेयर देख रहे हैं, तो करंट अफेयर के डिस्कशन के दौरान जो मैं आपसे क्वेश्चंस करती हूँ, कोशिश करिए आप लोग उनका भी आंसर देने की। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश में बूजी पुल का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो दोस्तों बूजी पुल का उद्घाटन, जैसा कि आपको पता है, अभी हाल फिलहाल में 10 से लेकर के 15 अप्रैल तक जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं यानी कि एस जयशंकर जी, वो अफ्रीकी देश युगांडा और मोजाम्बिक यात्रा पे थे। इस दौरान उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। उसी में देखा जाए तो मोजाम्बिक में अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के द्वारा बनाए गए पुल यानी कि बूजी पुल का उद्घाटन किया है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो मोजाम्बिक यात्रा पर थे और इस दौरान उन्होंने जो कि 132 किलोमीटर, ठीक है, टीका बूजी नोवा सोफाल रोड परियोजना के हिस्से के ही रूप में ये पुल का निर्माण किया गया था, बूजी ब्रिज का, जिसका उन्होंने वर्चुअली रूप से क्या किया है, उद्घाटन किया है। इस पुल को देखिए, ध्यान रखिएगा, ये पुल जो है ये भारत के द्वारा बनाया गया था। तो बूजी ब्रिज जो है ये किस परियोजना की दोस्तों हिस्सा है, तो ये टीका बूजी नोवा सोफाला रोड परियोजना है, जिसका निर्माण भारत के द्वारा किया गया। कहाँ दोस्तों, मोजाम्बिक में। इसी दौरान देखिए एक मेड इन इंडिया ट्रेन भी चलाई गई मोजाम्बिक की कैपिटल मापुतो, और मापुतो से मचावा तक जो है इस मेड इन इंडिया ट्रेन में इन्होंने यानी कि विदेश मंत्री जी ने यात्रा भी किया है। ठीक है, और इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने यानी कि एस जयशंकर ने मापुतो में श्री विश्वंभर महादेव मंदिर का भी जो है पूजा अर्चना किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा ऐसा पहली बार है कि कोई विदेश मंत्री जो है मोजाम्बिक देश की यात्रा पे थे, तो इसलिए भी अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है। युगांडा के बारे में हम लोगों ने देखा कौन कौन सी चीजें थी वहां पे जो इंपॉर्टेंट थी। अब मोजाम्बिक, दोस्तों बात करें मोजाम्बिक, जो कि एक अफ्रीका का ये देश है और अफ्रीका के जो है ईस्ट कोस्ट पर स्थित है। ये कैपिटल दोस्तों क्या है, मापुतो है, और मोजाम्बिक मेटिकल जो है वो यहाँ की करेंसी है। बात करें यहाँ के राष्ट्रपति की तो फिलिप यूजी जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और बात करें प्रधानमंत्री की तो कार्लोस अगोस्टिनो दो रोसियारियो जो है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। देखते हैं यहाँ के बारे में, यहाँ की लोकेशन के बारे में। तो ये है दोस्तों साउथ अफ्रीका का मैप, माफ करिएगा अफ्रीका का मैप, और आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों मोजाम्बिक। दोस्तों मोजाम्बिक जो कि अफ्रीका का ईस्ट कोस्ट में स्थित ये कंट्री है, और इसकी जो देखिए ईस्ट जो है, ईस्टर्न जो सीमा है, ध्यान रखिएगा वो इंडियन ओशन से लग रही है। और यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, किसके बारे में दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखिए किससे किससे सीमा, तो उत्तर में देखा जाए तंजानिया, फिर मालविया से अपनी सीमा को साझा करता है, फिर यहाँ पे हम बात करें जाम्बिया, फिर जिम्बाब्वे, ठीक है, और बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों जो साउथ अफ्रीका से अपनी सीमा को साझा करता है, और साथ ही साथ एक है इस्टवानी जो है वो यहाँ पे इस, ठीक है, इस कंट्री से ये अपनी सीमा को साझा कर। तो ये बहुत छोटा सा देखिए, अब साउथ अफ्रीका में देखिए दो देश है, बहुत ही छोटे से थे, एक तो लोसूतो, ठीक है, लेसुतो है, और दूसरा देखा जाए दोस्तों तो इस्वातिनी, जो कि इससे अपनी सीमा को साझा कर रहा है। ये दो देश जो है ये अफ्रीका के अंदर ही हैं। तो ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें से देखिए आपको देखने को मिल रहा है कि इस्वातिनी जो कि इससे भी अपनी सीमा साझा कर रहा है मोजाम्बिक, और इसकी कैपिटल देख सकते हैं आप कहाँ पे दोस्तों, मापुतो, जो कि किससे लगी हुई है, इंडियन ओशन से लगी हुई है। तो ये इसकी लोकेशन है, तो ध्यान रखिएगा। और जैसा कि आपको पता है मोजाम्बिक, और ध्यान रखिएगा मालविया की सीमा पर, ठीक है, ये जो लेक है इसका नाम जो बताने की जिम्मेदारी आपकी है। तो खोलिए एटलस और देखिए कौन सी लेक जो है इनके सीमा पर स्थित है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि हाल ही में किस देश को शक्तिशाली चक्रवात इल्सा ने प्रभावित किया है। तो देखिए अभी हाल ही में ये चक्रवात साइक्लोन आया है इल्सा, जिसने किसको प्रभावित किया है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया है। ठीक है,
करेक्ट आंसर इज ए। तो ये जो शक्तिशाली चक्रवात है इसने ऑस्ट्रेलिया के, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया यानी कि पश्चिमी तट की तरफ इसने ये टकराया है और ये ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया है। और यहाँ पे जो एक तट है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, कौन सा नाम है दोस्तों, पोर्ट है, पोर्ट हेडलैंड। पोर्ट हेडलैंड के पास से ये चक्रवात गुजरता हुआ उसको जो है टकराया, उसी से है। बात करें यहाँ पे पिछले 14 वर्षों में एक बहुत ही ये शक्तिशाली चक्रवात रहा है जो ऑस्ट्रेलिया से टकराया है। और देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात होते हैं, जो साइक्लोन होते हैं, उनकी कैटेगरी है, यानी कि कितना जो उसकी जिस तरीके का वो प्रभाव करेगा, जितना शक्तिशाली होगा, उस हिसाब से उसको कैटेगरी में बांटा गया है। तो यहाँ पे 5 स्तरीय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें इल्सा जो कि तीसरे नंबर की आती है, तो तीसरी जो है तीसरी श्रेणी में इसको रखा गया है, शक्तिशाली चक्रवात है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी तट है वहां पे आम बात है, चक्रवात आते रहते हैं। और चूंकि इसके पहले भी देखा जाए ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है मोनिका। ठीक है, मोनिका जो है ऑस्ट्रेलिया से टकराने वाला ये सबसे जो है शक्तिशाली चक्रवात रहा है। क्योंकि ये किस पोर्ट से टकराया है, पोर्ट हेडलैंड से टकराया है। और पोर्ट हेडलैंड की बात करें दोस्तों, यानी कि पोर्ट हेडलैंड की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लोएस्ट निर्यातक पोर्ट है। ठीक है, आइए बात करते हैं कुछ चक्रवातों की और उनसे प्रभावित होने वाले क्षेत्र की। दोस्तों यहाँ पे चक्रवात है जिसका नाम है फ्रेडी। फ्रेडी चक्रवात दोस्तों मलावी कंट्री को प्रभावित किया था। वहीं गैब्रियल की बात करें दोस्तों तो ये न्यूजीलैंड को। और अगला देखिए बम चक्रवात, जो कि बहुत चर्चा में था, और ये बम चक्रवात अमेरिका से संबंधित है। आइए कुछ चक्रवात जिनके नामकरण जिन देशों के द्वारा किए गए उनको देखते हैं। देखिए एक चक्रवात आया था जिसका नाम है चक्रवात मंदोस। इस चक्रवात मंदोस को नाम दिया गया था संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। और एक चक्रवात है जिसका नाम है आसानी। आसानी चक्रवात जो नाम दिया गया था वो श्रीलंका के द्वारा दिया गया था। वहीं पे देखा जाए बांग्लादेश के तट पर एक चक्रवात टकराया था जिसका नाम है चक्रवात सीतरंग। यहाँ पे चक्रवात सीतरंग जो नाम दिया गया था वो थाईलैंड के द्वारा दिया गया था। तो देखिए नामकरण भी पूछता है कि किस देश के द्वारा कौन से नाम दिए गए थे, तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस वर्ष सेबी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए सेबी ने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दोस्तों देखिए, और जब भी मैं क्वेश्चंस को रीड करूं अगर आपको आंसर आ रहा है तो साथ में आंसर करते हुए चला करिए। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 35वां स्थापना दिवस मनाएगी सेबी के द्वारा। सेबी जो कि ध्यान रखिएगा ये जो शेयर मार्केट वगैरह जो कैपिटल मार्केट होता है उसको ये रेगुलेट करती है। फुल फॉर्म अगर बात की जाए दोस्तों सेबी का, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। इंग्लिश में बात करें तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है, इसने देखा जाए 12 अप्रैल को इसकी जो कि स्थापना हुई थी और 12 अप्रैल को इसने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया। और इस दौरान जो है इसने एक प्रतीक चिन्ह को भी जारी किया। दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी सेबी की वो 12 अप्रैल को हुई थी, 1988 में हुआ था। और इसका जो स्वामित्व है वो किसके पास है दोस्तों, किस मंत्रालय के पास? तो वित्त मंत्रालय के पास है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेबी का कार्य क्या होता है, तो भारत में जो प्रतिभूति जो एक्सचेंज मार्केट होती है, जो वस्तु बाजार है, उनका क्या करना, उनको रेगुलेट करना, उनको ये एक नियामक संस्था है। ठीक है, ठीक है, इसको जो स्थापित किया गया था, चूंकि एक वैधानिक मान्यता है ये, तो इसको सेबी जो अधिनियम सेबी एक्ट 1992 के तहत इसको वैधानिक मान्यता दी गई थी। कब दोस्तों? तो 30 जनवरी 1992 को इसको एक वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। मुख्यालय दोस्तों कहाँ है इसका? मुंबई इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष की बात की जाए दोस्तों तो माधुरी पुरी बुच जो है वो इसकी वर्तमान अध्यक्ष, और ये पहली महिला सेबी की अध्यक्ष रही है। ठीक है, तो ये देखिए सेबी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और ध्यान रखिएगा जो स्थापना होता है इन नियामक संस्थाओं की, उनका एक सीक्वेंस पूछ देता है। जैसे आरबीआई दे देगा, सेबी दे देगा, नाबार्ड दे देगा। ठीक है, तो आपसे ये पूछ देगा कि भाई इनका क्रम लगाइए, तो आपको ईयर याद होना चाहिए कब इनकी जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी और किस समिति के जो है आधार पे सुझाव के बाद जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से पहली मौत दर्ज हुई है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है बी, चीन में। ठीक है, तो जैसे कि अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने ये जानकारी दी है कि पहला जो है ये मौत हुई है किससे दोस्तों? H3N8 बर्ड फ्लू से। और एक महिला की ये मौत हुई है कहाँ दोस्तों? चीन में हुई है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा एवियन इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन से पहली बार जो है ये किसी व्यक्ति की, किसी मनुष्य की मौत हुई है। तो ये मानव की मृत्यु जो है दर्ज किया गया है, ऐसा पहली बार है। इसी के साथ साथ बताया गया WHO के द्वारा कि ये जो
संक्रमण है वो जीवित पोल्ट्री बाजार, ठीक है, के संपर्क में आने से ये ऐसा माना जा रहा है। उनके अनुसार देखा जाए, पूरी तरीके से ये तथ्य जरूरी नहीं है सही हो, लेकिन ऐसा भी WHO मान के चले कि ये कारण है इसके संक्रमण में आना। H3N8 इन्फ्लुएंजा की दोस्तों बात किया जाए तो ये ए वायरस का, ठीक है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस का ही ये एक सब टाइप है और इसे जो कि पहली बार जो खोजा गया था उत्तरी अमेरिकी जल पक्षी, ठीक है, जंगली पक्षियों में इसको पहली बार देखा गया था। ऐसा नहीं है दोस्तों, पिछले वर्ष यानी कि अप्रैल मई की बात किया जाए तो चीन में ही मानव के ऐसे संक्रमण सामने आए थे, 2 संक्रमण सामने आए थे, लेकिन वो इतने घातक नहीं थे। लेकिन जब अभी मामला जो आया उसमें तो महिला की मृत्यु ही हो गई, ठीक है। तो H3N8 से जो इन्फ्लुएंजा से मौत होने वाला पहला मामला चीन में आया है। वहीं दोस्तों बात करें पिछले 2 दशकों में यानी कि 20 सालों के दौरान देखा जाए तो H7N8 वायरस से मानव संक्रमण की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। इसके बाद कौन सा वायरस ने H5N1 वायरस का स्थान आता है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। किस शहर ने पहले रेड जार की नियुक्ति की है। रेड यानी कि चूहा, ठीक है, और चूहे को वहां से शहर में खत्म करने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति किया गया है जिसे रेड जार कहा गया है। किस शहर ने किया है दोस्तों, ये किया है अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क ने, ठीक है। तो न्यूयॉर्क शहर ने जो है शहर में गंभीर कृत्रिम मुद्दों से निपटने के लिए जो कि क्या क्या है, कैथलीन कोराडी, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रही हैं, और ये ध्यान रखिएगा ये इन्होंने जो है इनको रेड जार नियुक्त किया गया है। तो रेड जार एक तरीके से एक पद होगा, एक व्यक्ति होगा जो शहर में जो है इस तरह चूहे वगैरह को खत्म करने का एक तरीके से जिम्मेदारी लेगा। तो ये देखिए एक तरीके से ये रेड जार के रूप में कैथलीन कोराडी क्या करेंगी, तो जो चूहे की आबादी है शहर में उनको कम करेंगी और वहां के जो निवासी हैं उनके लिए स्वच्छ वातावरण बनाने की जिम्मेदारी वो लेंगी, ठीक है। और ये जो बात की जो ऐलान किया गया है इनके पद का, तो ये जो न्यूयॉर्क सिटी के जो मेयर है जिनका नाम है एरिक एडम्स, ठीक है, उनके द्वारा ये किया गया है। आइए बात कर लेते हैं न्यूयॉर्क सिटी से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों न्यूयॉर्क की बात की जाए तो न्यूयॉर्क कोर्ट के जो पहले भारतीय अमेरिकी जज बने हैं जिनका नाम है अरुण सुब्रमण्यम। स्टार कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अरुण सुब्रमण्यम ये न्यूयॉर्क कोर्ट के पहले भारतीय अमेरिकी जज बने हैं। वहीं देखा जाए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून जो है द्वारा पारित किया गया, किसके द्वारा, न्यूयॉर्क विधानमंडल के द्वारा दुनिया का पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के लिए राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है। वही देखा जाए फेडरल बैंक ऑफ, ठीक है, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में IBM के अध्यक्ष चुने गए कौन दोस्तों, अरविंद कृष्ण चुने गए हैं। चलिए अब आप मुझे बताइए कि जो न्यूयॉर्क है वो किस नदी के किनारे स्थित है, न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। अगला प्रश्न है जो कि आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो IPL 2023 में शतक लगाने वाले जो पहले भारतीय दोस्तों बने हैं वो ध्यान रखिएगा, वो है वेंकटेश अय्यर, ठीक है। करेक्ट आंसर इज सी। आइए बात करते हैं, देखिए ये एक तरीके ये जो है IPL के ये खिलाड़ी हैं और किस टीम से है दोस्तों, तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स के ये स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं वेंकटेश अय्यर। और इन्होंने देखिए किसके खिलाफ, क्योंकि मुंबई में ये मैच खेला गया और मुंबई इंडियंस के खिलाफ इन्होंने मैच के दौरान जो है शतक लगाया है और इस सीजन में शतक लगाने वाले ये पहले भारतीय बन गया है कौन दोस्तों, वेंकटेश अय्यर, ठीक है। साथ ही साथ देखा जाए IPL जो 2023 चल रहा है इसमें ये दूसरा जो है ये शतक रहा है। इससे पहले इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं जिनका नाम है हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक ने जो है वो शतक जड़ा था। अब ये पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने 2023 में IPL में जो है शतक लगाया है, ठीक है। तो ये दूसरा शतक है, भारतीय के रूप में देखें तो पहला शतक है। किसने दोस्तों, वेंकटेश अय्यर ने। किस टीम से थे, कोलकाता नाइट राइडर्स। किसके खिलाफ खेला, ये खेला दोस्तों मुंबई इंडियंस के खिलाफ, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन घुमा सकता है। वहीं पे दोस्तों IPL से रिलेटेड और भी कुछ देख लेते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के जो कप्तान हैं जिनका नाम है KL राहुल, उन्होंने IPL इतिहास में सबसे कम पारी में दोस्तों 4000 रन बनाने वाले ये बल्लेबाज हो गए हैं, ठीक है। इनकी आप तस्वीर देख सकते हैं। और KL राहुल ने बल्लेबाज किसका तोड़ा है इन्होंने रिकॉर्ड, तो क्रिस गेल का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, ठीक है, KL राहुल ने। और इनकी बात करें दोस्तों तो इन्होंने KL राहुल ने 4000 IPL रन 105वीं पारी के दौरान हासिल किया है। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए सबसे कम पारी में IPL इतिहास में, वो लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान है KL राहुल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा।
आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहली वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, तो कौन सा देश जो है ये पहली वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शंस देखिए आपके सामने, चीन है, मलेशिया है, भारत है, जापान है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी है, भारत कर रहा है। इसका आयोजन शुरू भी हो गया है 20 तारीख से, यानी कि आज से इसका आयोजन शुरू हो रहा है और ये नई दिल्ली में जो है वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत नई दिल्ली में होगा और यहाँ दुनिया भर से, ठीक है, बौद्ध समुदाय के जो नेता हैं, जो विद्वान हैं, जो कि बौद्ध दृष्टिकोण रखते हैं, वो बौद्ध दृष्टिकोण के माध्यम से जो कुछ भी वर्तमान में जो समकालीन वैश्विक मुद्दे हैं वो उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन किस दृष्टिकोण से दोस्तों? बौद्ध दृष्टिकोण से, ठीक है, उस पर ये चर्चा करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य देख लीजिए क्या है दोस्तों, तो बौद्ध शिक्षाओं और प्रथाओं की खोज करके जलवायु परिवर्तन, गरीबी, संघर्ष जैसी समस्याओं का समाधान करना। तो भगवान बुद्ध ने जो बौद्ध था, बौद्ध शिक्षा उन्होंने जो स्थापित किया, उस बौद्ध शिक्षाओं के बारे में जान करके और जानकारी लेकर के, उन प्रथाओं को खोज करके जो बौद्ध धर्म की हैं, उसके माध्यम से जो वर्तमान वैश्विक चुनौतियां हैं, जो समकालीन चुनौतियां जैसे कि जलवायु परिवर्तन, गरीबी और संघर्ष, ये सब जो है चुनौतियां, इनका क्या करना, समाधान खोजना, ये इसका जो है उद्देश्य है। यहाँ पे दोस्तों बात करें, हर साल जो है वैश्विक विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है 26 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि अवार्ड से रिलेटेड है। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ द्वारा बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है दोस्तों? ये किया गया है कुमार मंगलम बिरला को किया गया है। तो ये आदित्य बिरला समूह के ये अध्यक्ष हैं, कुमार मंगलम बिरला, और इनको अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के द्वारा 13वें प्रबंध भारत पुरस्कार समारोह में बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है दोस्तों? बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से। तो ये आदित्य बिरला समूह के जो अध्यक्ष हैं कुमार मंगलम, उनके द्वारा किया गया है। अगर देखें ये पुरस्कार क्यों दिया गया है इनको, तो देखिए इनके द्वारा, यानी कि बात करें दोस्तों, जो ये कुमार मंगलम बिरला है, इन्होंने जो पिछले 10 वर्षों में जो भारतीय उद्योग में जो इन्होंने योगदान दिया, विशेष रूप से दोस्तों आदित्य बिरला समूह के संचालन में जो इन्होंने मजबूती प्रदान किया, जो सुव्यवस्था प्रदान किया और इन्होंने जो अपना नेतृत्व दिया, इन सब के लिए इनको जो है सम्मान दिया गया है बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड का। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जो कि किससे संबंधित है? देश से संबंधित है कि विश्व हीमोफिलिया, ठीक है, हीमोफिलिया दिवस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्व हीमोफिलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, चलिए जल्दी से ऑप्शंस दीजिए और करेक्ट जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। और दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर देखिए, 17 जो है अप्रैल को विश्व हीमोफिलिया दिवस मनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे 17 अप्रैल को मनाया गया। हीमोफिलिया से जो व्यक्ति पीड़ित होता है दोस्तों, जनरली क्या होता है कि ये आरबीसी से संबंधित भी बीमारी होती है और इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है अगर उसको घाव लग जाती है तो उसकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता, लगातार खून बहता रहता है, तो इसमें ब्लड का थक्का नहीं जम पाता है, जिस कारण से लगातार जो है उसका खून स्राव होता रहता है, खून बहता रहता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, हीमोफिलिया जो कि एक आनुवांशिक बीमारी है और ये किसकी कमी से होती है? तो खून में देखिए एक चीज पाया जाता है, एक फैक्टर पाया जाता है, तो यहाँ पे थैम्ब्रो, ठीक है, थैम्ब्रोप्लास्टिन, ठीक है, या फिर जिसे हम क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं, वो जो ब्लड में पाया जाता है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट कर जाता है, जैसे खून बहता है तो ब्लड जम जाता है ना, उसी को ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, तो ब्लड क्लॉट कर जाता है। लेकिन जब यही थैम्ब्रोप्लास्टिन, जब ये फैक्टर नहीं पाया जाता, इसकी कमी हो जाती है किस बीमारी में दोस्तों? हीमोफिलिया में, जो कि एक आनुवांशिक बीमारी है। यहाँ पे हम इस साल के विषय की बात करें दोस्तों कि विश्व हीमोफिलिया दिवस का विषय क्या है, तो एक्सेस फॉर ऑल पार्टनरशिप पॉलिसी प्रोग्रेस, ठीक है, एगेजिंग गवर्नमेंट्स टू इंटीग्रेटेड इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर इनटू नेशनल पॉलिसी। काफी बड़ी थीम है दोस्तों, बस इतना याद रखिएगा, एक्सेस फॉर ऑल। अगर सबसे पहली बार बात करें विश्व हीमोफिलिया दिवस कब मनाया गया था दोस्तों, तो 1989 में जो है सबसे पहली बार मनाया गया था। अब चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग दोस्तों आंसर करें कि जो हमने बात किया कि ब्लड क्लॉट, आप मुझे बताइए कौन सी जो विटामिन है, ठीक है, कौन सी विटामिन जो कि ब्लड क्लॉट में मदद करती है, कौन सी विटामिन करती है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर करें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि अवार्ड से रिलेटेड है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 दोस्तों किसे प्रदान किया गया है? तो करेक्ट आंसर सी है, डॉक्टर अप्पा साहेब अधिकारी को यह पुरस्कार प्रदान किया। माफ करिएगा, सी इसका करेक्ट आंसर है।
और ये पुरस्कार जो प्रदान किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा प्रदान किया गया है। कहां पे दोस्तों? रायगढ़ महाराष्ट्र में। किसे दोस्तों? डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इन्हें देखिए 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी बात करें अप्पा साहेब की दोस्तों, तो ये एक प्रसिद्ध समाज सुधारक है और इन्होंने 2017 में इन्हें पद्मश्री के जो है नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अप्पा साहब की बात करें तो इनको और भी पुरस्कार मिले हैं, जैसे कि यूरोपियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ने इनको लिविंग लीजेंड अवार्ड से भी सम्मानित किया था। और इन्होंने क्या योगदान दिया है? समाज सेवा, इन्होंने पर्यावरण में काफी ज्यादा योगदान दिया, जैसे कि 2000 यहाँ पे देखिए 15 से लेकर के 2021 तक इन्होंने कितने दोस्तों इतने सारे जो है लाख पेड़ों को इन्होंने लगाया था, जिस कारण से इनको लगातार सम्मान दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। दोस्तों हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है दोस्तों। कौन? अमेरिका बना है। वही अगला है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य कौन है दोस्तों? नेपाल। देखिए इसका प्रस्ताव भारत ने रखा था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, और इसका संस्थापक देश नेपाल बना है। अगला है भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया किस देश में? बांग्लादेश में। हाल ही में अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च किया है किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला है अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ और साथ ही साथ फैक्ट्स ऑफ द डे। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कुछ भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसका आप आंसर करिए। बाकी डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए और लग जाइए अपने प्रिपरेशन में। ना सिर्फ डाउनलोड करिएगा, देखिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।